नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे कहा जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अथवा सार्क। सार्क की स्थापना 1985 में दक्षिण एशियाई देशों में आपसी सहयोग व दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय आर्थिक विकास के ध्येय से किया गया। इसका अर्थ है कि जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उनको आपसी सहयोग व आर्थिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, जब वहाँ इसका प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। बच्चों, आप नोट करेंगे इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। सार्क का मुख्यालय अथवा सचिवालय स्थायी कार्यालय 1987 में काठमांडू में स्थापित किया गया। सचिवालय का कार्य सार्क की परियोजनाओं व कार्यक्रमों का संयोजन व क्रियान्वित है। इस शिखर सम्मेलन और अन्य बैठकों के आयोजन की व्यवस्था सचिवालय द्वारा की जाती है। इसके शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष किसी भी सदस्य राष्ट्र में आयोजित होते हैं। भारत की भूमिका एक उदार बड़े भाई जैसी है। सार्क की गतिविधियों एवं योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं में बताया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य पहले लेते हैं हम। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के तीव्र आर्थिक व सामाजिक विकास हेतु संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना। दूसरा, दक्षिण एशिया के निवासियों के कल्याण को प्रोत्साहित करना। तीसरा, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, खेलकूद, कला एवं संस्कृति जैसे क्षेत्रों में आपसी सहायता व सहयोग स्थापित करना। चौथा, एक दूसरे का आवश्यकताओं को समझना एवं परस्पर विश्वास बनाने में योगदान देना। पांचवा, समान उद्देश्यों वाले क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध विकसित करना। ये इसके उद्देश्य थे। आपको समझ में आया होगा कि इसका उद्देश्य ये था कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उनको आपस में जोड़ना, उनकी समस्याओं को समझना। दूसरा है कि इसकी उपलब्धियां क्या रही, तो इसके उपलब्धि आपसी हितों के अनेक मुद्दों पर बातचीत होती है। इस प्रक्रिया में जिन मुद्दों पर सहमति होती है उन्हें क्रियान्वित में भी सभी सदस्य राष्ट्र सहयोग प्रदान करते हैं। अभी तक इसकी उपलब्धियां अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं रहे हैं। जिस प्रकार यूरोप के देशों ने यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन बनाया है एवं इसने एक समान मुद्रा यूरो डॉलर के नाम से जारी की है एवं आर्थिक क्षेत्र में संपूर्ण यूरोप के देशों में आपसी सहयोग स्थापित किया है, वह उल्लेखनीय है। इस प्रकार का कार्य करने में सार्क असमर्थ रही है। अनेक कमियों के उपरांत भी सार्क की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। ये जो उपलब्धियां हैं ये पुरानी है, तो आप इसमें करंट जितनी भी उपलब्धियां हैं जो अभी वर्तमान समय में हुई हैं उनको आप इसमें जोड़ सकते हैं। आपका जो बुक का एडिशन है वो पुराना है, इसको आप नए करंट से लिख सकते हैं। पहला जो उपलब्धि है वो है परस्पर समझ हेतु सामूहिक मंच उपलब्ध करवाना। सार्क का प्रमुख योगदान इन्हीं अर्थों में रहा। इसने दक्षिण एशिया के देशों में आपसी समझ प्रोत्साहित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मंच उपलब्ध करवाया। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रतिवर्ष एक दूसरे के साथ सीधा संपर्क स्थापित करते हैं, जिससे इन देशों के मध्य व्याप्त मनोवैज्ञानिक आशंकाओं का निवारण होता है। सदस्य राष्ट्रों के मध्य वार्ताओं को प्रोत्साहित करता है। इसके आर्थिक व सांस्कृतिक सहयोग हेतु एक दूसरे देश में निरंतर आयोजन होते रहते हैं, जिनके माध्यम से सदस्य राष्ट्रों के निवासियों में सीधा संपर्क स्थापित होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समस्याओं व आवश्यकताओं पर सामूहिक चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच सार्क माना जाता है।
आपसी विवादों और समस्याओं को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास किया है। सामूहिक हितों की पूर्ति का अच्छा साधन बनने की इसमें भरपूर संभावनाएं व्याप्त हैं। दूसरा है सुरक्षित खाद्यान्न सुनिश्चितता कायम करना। आज भी दक्षिण एशियाई देशों की सबसे बड़ी समस्या पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्धि को सुनिश्चित करने से संबंधित है। इन देशों में अकाल, बाढ़, भूकंप एवं अनेक प्राकृतिक आपदाएं व्याप्त हैं। ऐसे समय में किसी भी देश में खाद्यान्न की कमी उत्पन्न होने की संभावना रहती है। अतः बुरे समय में खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्क देश सुरक्षित खाद्यान्न सुनिश्चितता कायम करने पर सहमत हो गए। इसी क्रम में श्रव्य दृश्य आदान प्रदान कार्यक्रम 1987 में सार्क दृश्य श्रव्य यानी देखना और सुनना आदान प्रदान कार्यक्रम लागू करने का निर्णय हुआ। इनके माध्यम से सभी देश एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझ सके और एक दूसरे के बारे में अधिकतम सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। इसके अनुसार प्रत्येक माह के प्रथम दिन प्रत्येक सार्क सदस्य देश में एक दूसरे के कार्यक्रम दूरदर्शन व आकाशवाणी से प्रसारित होने लगे। 1992 में भारत ने प्रथम सार्क उत्सव की मेजबानी की, जिसमें सभी सार्क देशों के प्रतिष्ठित कलाकारों, नर्तकों एवं संगीतकारों ने भाग लिया। नेक्स्ट इसी क्रम में यात्रा एवं देश में यात्रा व पर्यटन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। इस हेतु सुविधाओं में वृद्धि की गई। इसे प्रोत्साहित करने के लिए सर्वप्रथम 1919 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों एवं संसद सदस्यों के आने जाने पर वीज़ा की छूट प्रदान करने का निर्णय हुआ। बाद में 1995 में अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों जैसे विदेश मंत्रियों, राष्ट्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंडलों के अध्यक्षों, सार्क सचिवालय के महासचिव एवं निदेशकों को भी वीज़ा नियम में छूट देने का निर्णय हुआ। श्रेष्ठ श्रेणी के आमजनों को वीज़ा देने हेतु नियमों में उदारता व सरलता आरंभ की गई। इसी क्रम में आर्थिक सहयोग, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। सार्क ने सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। संगठन की स्थापना के साथ ही आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया, किंतु सार्थक प्रयास 1993 में आरंभ हुए, जब सार्क देशों के मध्य दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। ये समझौता 11 अप्रैल 1993 में हुआ, जिससे सार्क सदस्यों के मध्य नए आर्थिक युग की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत इस बात पर सहमति हुई कि प्रत्येक सदस्य एक दूसरे देश में आयात होने वाली सामग्री के सीमा शुल्क में 10% की कमी करेंगे। बाद में वर्ष 1995 में सार्क देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने पर सहमत हुए। इस हेतु प्रयास आरंभ हुए। ये कार्य 2000 में ये प्रयास सार्क देशों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए किए गए। प्रथम सार्क व्यापार मेला 1996 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आप अंडरलाइन करेंगे इसका पहला सम्मेलन और पहला जो व्यापार मेला, इस चीज़ को आप डिफरेंस में याद करेंगे। प्रथम सार्क व्यापार मेला 1996 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ और प्रथम शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। उसके पश्चात प्रतिवर्ष सार्क व्यापार मेला किसी न किसी सदस्य देश में आयोजित होता है। भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2020 तक दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय बनाने हेतु आह्वान किया गया और इसी के अंतर्गत इसका जो मेन उद्देश्य है, इसकी जो उपलब्धियां मानी है या इसका जो उद्देश्य है वो है गरीबी निवारण। दक्षिण एशियाई देशों में गरीबी का अभिशाप मानवता को चुनौती है।
1993 में 7वें शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रसिद्ध ढाका घोषणा जारी की गई, जिसमें गरीबी उन्मूलन हेतु समन्वित कार्यक्रम निर्धारित किया गया। 1995 को सार्क गरीबी उन्मूलन वर्ष घोषित किया गया। इसको नोट करेंगे। इस कार्य हेतु सार्क सदस्य देश दक्षिण एशियाई विकास निधि स्थापित करने में सहमत हुए। नेक्स्ट, इसी का जो उद्देश्य है वो है आतंकवाद उन्मूलन। यूँ तो संपूर्ण विश्व आतंकवाद से त्रस्त है, किंतु दक्षिण एशियाई देश इसके सर्वाधिक शिकार हैं। इससे आप भली भांति परिचित हैं। सार्क सदस्य राष्ट्रों ने समय समय पर इसका मुकाबला करने के लिए विभिन्न तरीके ईजाद किए हैं। सार्क देश आतंकवाद के उन्मूलन हेतु मिलकर समझौते पर हस्ताक्षर किए एवं इस समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए। ये समझौता आतंकवाद उन्मूलन समझौते के नाम से जाना जाता है। अगस्त 1988 से प्रभाव में आया। आतंकवाद उन्मूलन में कोई उल्लेखनीय सफलता तो नहीं मिली है, किंतु सार्क देशों की आपसी सहमति व इच्छा शक्ति का विकास कर आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं और वर्तमान में प्रयास भी जारी हैं। नेक्स्ट है, इसी के उद्देश्य में नशीले व मादक पदार्थों के अवैध व्यापार बुराइयों का उन्मूलन। नशीले व मादक पदार्थों का अवैध व्यापार सभी सार्क देशों की समस्या बन गया है। आपको अगर इस पे हम चर्चा करें तो वर्तमान समय में स्थिति ये है कि छोटे छोटे बच्चे भी नशे का शिकार हो रहे हैं। ये व्यवस्था पता नहीं क्यों इतनी सरकार की तरफ से और इसको पे कड़े कदम उठाने चाहिए, जैसे और प्रभावी बनाना चाहिए, ताकि जो इसको बेचते हैं या जहाँ से इनका व्यापार हो वहाँ से ही इसको प्रतिबंध किया जाए, तब जाके समस्या का समाधान होगा। हालांकि योजनाएं खूब चल रही है, नियम भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो सामाजिक व आर्थिक अपराध, ये नशीले जो पदार्थ हैं उसके कारण सामाजिक व आर्थिक अपराधों व बुराइयों को जन्म दे रहा है। इस व्यापार के बेहद आशावादी को सार्क सदस्यों एवं दुष्परिणामों पर सभी सार्क देशों ने चिंता भी जाहिर की है। इस हेतु 23 नवंबर 1990 यानी 1990 को सार्क सदस्यों ने एक क्षेत्रीय समझौता किया एवं इस बुराई के उन्मूलन हेतु एक दूसरे का सहयोग देशों में बाल अधिकारों का हनन व इन पर कुठाराघात होता रहा है। इसका प्रमुख कारण तो गरीबी और अशिक्षा है। बाल श्रमिकों की समस्या एक महत्वपूर्ण पहलू है। बच्चों का अपहरण, अवैध व्यापार व यौन शोषण जैसे घृणित अपराध सार्क देशों में बहुत अधिक होते हैं। इससे आप विदित हैं, आप न्यूज़ पेपर में पढ़ते हैं कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती है जिससे समाज का अगर हम पढ़े तो शर्मिंदा होते हैं कि ये हमारे देश में क्या हो रहा है, या हम जहाँ रह रहे हैं स्थानीय निवासी पे वहाँ पर ऐसी घृणनीय हरकत होती है। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, उचित भोजन और आवास उनके प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन वो इन अधिकारों से वंचित हैं। आप देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होटलों पे काम करते हैं, कहीं छोटे छोटे बच्चे बेचारे मजदूरी करते हैं। हम यूँ तो एक तरफ कहते हैं कि हम संपूर्ण साक्षरता का अभियान चल रहा है, कोई हमारे यहाँ भूखा नहीं रहेगा, लेकिन वस्तु स्थिति वो बहुत ही निंदनीय है कि समाज में जिस वर्ग को इसका परिलाभ मिलना चाहिए वो वहाँ तक उसको नहीं मिल रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। भारत 2001-2010 के दशक को सार्क बाल अधिकार दशक भी घोषित किया, परंतु फिर भी इसके परिणाम अच्छे नहीं हैं। भारत सार्क के माध्यम से सार्क सदस्य देशों को साथ लेकर चलने की नीति का अनुसरण कर रहा है। सार्क के सभी कार्यक्रमों में भारत के आगे बढ़कर अपना योगदान देता है, किंतु अभी भी सार्क सदस्यों देशों के मध्य आपसी
आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सहयोग कायम हुआ है, उससे एक आशा की किरण दिखाई पड़ रही है। यदि सच्चे मन से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सार्क आगे बढ़े तो वह अपने उद्देश्यों में वांछनीय सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रत्येक सार्क देश का निवासी जागरूक व संगठित होकर इसे एक आंदोलन का रूप प्रदान कर सकता है। तो आपने देखा कि सार्क का क्या उद्देश्य है या इसकी स्थापना क्यों की गई, इसके मूलभूत उद्देश्य क्या हैं, तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं और आप उसमें भी और भी आप करंट उसमें आप इसको जोड़ के और इसका निष्कर्ष बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये था सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन, जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में अगर आप इसमें एक एक लाइन के प्रश्न निकालेंगे तो निकलेंगे कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, किसकी तरफ से मेला लगाया गया या कब कहाँ पे आयोजित हुआ, कब बाल अधिकारों को स्थापित करने के लिए बाल अधिकार दशक घोषित किया गया, कब किसके द्वारा एक क्षेत्रीय समझौता किया गया, किस देश ने पहल की। तो ये पॉइंट हैं कुछ, उसमें आप एक एक नंबर के लिख सकते हैं। और ये प्रश्न कई बार 10 नंबर के उसमें आ जाता है आपके प्रश्न पत्र में, तो आप इसको ज़रूर देखेंगे और ये आगे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आएगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसमें कुछ ऐसे छोटे टॉपिक हैं जिनको आगे हम लेंगे, और जैसे कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस प्रकार से रहें, और जैसा कि वर्तमान समय में चीन का जो चल रहा था कि भारत और चीन पहले भी युद्ध हुआ है, और वर्तमान समय में जो वैश्विक महामारी कोरोना जो आई है उसमें चीन जिम्मेदार है। तो इससे आगे इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे या कैसे हमारे संबंध रहेंगे या हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या हमारे सामाजिक पृष्ठभूमि सामाजिक व्यवस्था पे भी इसका प्रभाव पड़ा है, इसको आप आगे अगले वाले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे। तो इसके आज आप इस सार्क क्षेत्रीय सहयोग संगठन है इसके बारे में पढ़ा और इसको आप आगे ध्यान से और पढ़ेंगे। धन्यवाद।